हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू आवर चैनल। और जो हम लोग का अगला टॉपिक या जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली वो है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। तो एक चीज़ आपको बता दूं, थोड़ा स्टोरी टाइप का या कहानी टाइप का है कि ज़्यादातर आपने कहते सुना होगा कि इंडिया ने हर जगह से अपने संविधान बनाते हुए हर देश का संविधान छाना और जो जो उनको ठीक लगा उन्होंने ले लिया। और इसलिए इंडिया को मतलब बाकी देश लोग बोलते हैं कि आपने अपना संविधान तो बनाया नहीं, आपने हर जगह से मांग मांग के ले लिया। तो इसमें आपका अपना क्या है? तो फिर बात आती है जो काउंटर करने वाली, वो बात ये है कि भाई ले तो लिया, अब आप ही देखिए मोटिवेशन वीडियो देखते रहते हैं सब लोग, तो कहीं ना कुछ ले रहे हैं ना, और उसको अपने अंदाज में लेते हैं ना, अपने तरीके से लेते हैं। सेम वैसे ही इंडिया ने लिया तो हर जगह से, ठीक है, प्रियम्बल से कहीं लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट कहीं से लिया, जुडिशियल रिव्यू कहीं से लिया, और उसको अपने तरीके से ढाला, अपने जो उस समय का डिमांड था, जो उस समय का समय था, जो उस समय का रिक्वायरमेंट था, जितनी सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी उसको ध्यान में रखते हुए, और जिस प्रकार से हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम था और बाकी सिस्टम थे उसको ध्यान में रखते हुए, जितना पिछड़ा वर्ग था, जितना आगे वाला वर्ग था, सबको ध्यान में रखते हुए, उस परिस्थिति को देखते हुए उस प्रकार से वो प्रोविजंस अपने इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डाला, ना कि कॉपी पेस्ट किया। तो ये बात आपको एग्री करनी पड़ेगी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाले इतने इंटेलेक्चुअल थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनाई गई थी उसमें इतने इंटेलेक्चुअल लोग थे कि उन्होंने बात का ध्यान रखा कि इंडिया के फेवर में कैसी चीजें काम करेंगी, ना कि अंधाधुन कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है ना। तो ये इस बात के लिए उनको तारीफ करनी पड़ेगी जितने लोग थे। ठीक है। इसके कारण ही उन्होंने प्रोविजन भी रखे ताकि इसको अमेंड किया जा सके, इसको हटाया जा सके, इसको और कुछ चेंजेस किया जा सके हमारे संविधान में, जिसको आप देखेंगे कि आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इररिलेवेंट नहीं हुआ है, मतलब समय के साथ पीछे नहीं छूट गया, बल्कि इसमें समय के साथ कदम से कदम मिला के वो आगे ही बढ़ता रहा है। तो ये खासियत रही है कहते हैं हमारे संविधान की। और पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ पावर जो अलॉट किया है बेसिकली सबको, और सब इसकी रिस्पेक्ट करते हैं इंडिया में। ठीक है। तो यही इसकी खासियत है, और कहीं से इंडिया ऐसा कुछ नहीं कि सबसे मांग रखा हो, इंडिया ने मांगा है पर उसको अपने अपने अंदाज में उसको इम्प्लीमेंट किया, तो वो इंडिया का ही दिमाग कहेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है। तो ये बात रही काउंटर विपक्ष, और कहते हैं कि उसको कैसे आप उसको काउंटर करेंगे। चलते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब देखिए इंडिया ने लिया तो बात ये सही कि काफ़ी कंट्री से इंडिया ने ले रखा है। ठीक है। पर इसको आप कैसे याद करोगे? आप बोलोगे कैसे याद कर ले, इतना आपने बना दिया है पीडीएफ, या आप कहीं भी चैनल चले जाओगे, आप देखोगे बोलोगे इतना दे दिया, हम कैसे याद करेंगे? आपको याद नहीं करना है आपको, ये आपको खाली जब जैसे मान लो आपने पढ़ा इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 18 में आर्टिकल 352, 356, 360, जब आप पढ़ रहे होगे तो आपने कभी ये पढ़ा होगा, आप स्लाइड देखी होगी, या आपने कहीं अपने नोट बनाए होंगे, आपने कहीं देखा होगा, तो आपका लगा हाँ यार ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। अरे ऑफिस ऑफ गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1925 प्रीएम्बल, अरे यूएसए से पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट, अरे ये तो वहां से लिया गया, कहते हैं यूके से। हाँ डीपीएसपी ये तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज, अरे ये तो रशिया से लिया गया है। तो ऐसे याद होता है, आप इसको बैठ के रट नहीं सकते, पर हाँ एक जगह आप सुन लेंगे इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में कि हाँ भाई ये इतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1995 से, इतना आपका यूएसएसआर से, इतना आयरलैंड से, इतना वहां से, तब आपको एक बार जब ऑप्शन आएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी पेपर सॉल्व करने में। मेन मकसद बनाने का यही है। टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं हम लोग अपने पहले लेक्चर तरफ। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। अगर देखा जाए तो इससे लिया गया है हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस, जो कि मिलेगा आपको आर्टिकल 352, 356, 360 में। जब इसको हम देखेंगे तो इसको हम आपको डील कर देंगे जब हम पार्ट 18 में पहुंचेंगे। ठीक है ना। ठीक है। अभी पार्ट 1 का वीडियो बनाया है मैंने, और प्रियम्बल बनाया है, वो आप देख के आइए, और मेजोरिटी बनाया है उसके ऊपर कैसे पास होते हैं बिल। ठीक है ना। तो इमरजेंसी प्रोविजंस है आर्टिकल 352 में है आपके। ठीक है ना। और फिर बात कर लेते हैं ऑफिस ऑफ गवर्नर की। ठीक है। वो बात कर लेते हैं, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1985 से। आइडिया ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है ना। देखिए फेडरलिज्म जो होता है ये दो से बना होता है, एक सेंटर एक स्टेट, सबके अपने अपने कार्य होते हैं, ये इसमें नहीं आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। तो जहाँ पर दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट चल रही होती है या सरकारें होती हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे फेडरलिज्म। बेसिकली ये बेस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स पे, कि आप पावर एक जगह कंसंट्रेट नहीं करोगे, बल्कि पावर को आप विभाजित कर दोगे नीचे, या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, बांट दोगे, ताकि डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो सके और कंसंट्रेशन ऑफ पावर कम हो सके और डिक्टेटरशिप की आदत ना लग सके उस देश को। तो ये है इंडियन। अच्छा क्या क्या है, इंडिया ने इसको 3 लेवल कर दिया है, 3 टीयर ज्यादा 2 रहता है, इंडिया ने पंचायत बना रखा है। तो इंडिया का 3 शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 दिखाया। तो ठीक है ना। तो आइडिया ऑफ फेडरलिज्म हो गया। आइडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1995 से लिया गया है। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ बोथ द सेंट्रल स्टेट्स, कि भैया एसडीएम हमारे यहाँ स्टेट्स में, डीएम हमारे यहाँ सेंटर में, वैसे पुलिस फोर्स है, वहाँ से स्टेट की पुलिस फोर्स है।
सेंटर की है। तो आप देखिए कि काम वैसे चलता है, कौन किसके नीचे रहेगा, कौन किसके ऊपर रहेगा, कहाँ से कौन आदेश सुनेगा, कौन आदेश पालन करेगा। तो ये बात आपको कहते हैं कि सेंट्रल स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होंगे उसकी जो स्ट्रक्चर है सेंट्रल स्टेट, वो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया। इतने प्रोविजंस आपको लिए गए, इमरजेंसी प्रोविजंस, ऑफिस ऑफ गवर्नर, राइट ऑफ फेडरलिज्म, हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है सेंट्रल स्टेट का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया है। आप पढ़ने बैठिएगा कभी ये टॉपिक्स आते हैं तो आपको इसमें रटने जरूरत नहीं है, इसमें आप खाली देख लीजिएगा कि भाई अच्छा हाँ ये यहाँ से लिया गया था, ये वहाँ से लिया गया था, ठीक है ना। तो चलते हैं अब आगे। देखिए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत कुछ लिया है, ठीक है ना। तो डेली बात कर लेते हैं क्या लिया है, और जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है ना आपको। तो देखिए ये आपको लिया गया फंडामेंटल राइट्स, सब जानते हैं, पार्ट 3 में है, ठीक है ना। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आश्चर्य है, हम ब्रिटेन की कॉलोनी रहे हैं, इंग्लैंड की कॉलोनी रहे हैं, लेकिन हम लेते हैं सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च है, उसके उसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है ना। जितनी पावर्स है वो डिराइव होती है कॉन्स्टिट्यूशन से, इसलिए हमारे यहाँ सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो हमने यूएसए से लिया है। देखिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये डेमोक्रेसी की निशानी होती है बहुत तगड़ी। हाँ, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमारे देश में, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये आपको आर्टिकल 14 के जो राइट टू इक्वलिटी है, और आपको क्या कहते हैं कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने यूके से लिया, अभी पढ़ेंगे हम लोग, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने लिया है आपके यूएसए से, ठीक है ना। जुडिशियल रिव्यू, ये सबको मालूम है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस, ठीक है। जो हमारे वाइस चेयरमैन है, हमारे एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं अपर हाउस के। तो ये हमने लिया है कहाँ से, ये हमने लिया है आपके यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है ना। कि कंपोजिशन कैसे बनेगा और टर्म कितना रहेगा ऑफ दी अपर हाउस या राज्यसभा का हमारे, ठीक है ना, या काउंसिल ऑफ स्टेट्स उसको बोलते हैं, ठीक है। कि भाई क्या कहते हैं कि 6 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है ना, और हर हर 1/2 मेंबर्स 3 साल में रिटायर हो जाते हैं, ठीक है ना। ये मैं उल्टा बोल रहा हूँ, 1/3 मेंबर्स आपके 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, 1/3 मेंबर्स, सॉरी 1/3, 1/3 मेंबर्स आपके 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, ठीक है ना। प्रीएम्बल देखिए, हमने प्रीएम्बल पढ़ाया है आपको, तो मैंने वहाँ लिखा भी प्रीएम्बल, ऐसे आप पढ़ रहे हो प्रीएम्बल, आपने पढ़ा, आपका आ गया प्रीएम्बल, तो यार हमने यूएस से लिया है, खत्म हो गया बात, आपको याद भी हो गया, आप क्वेश्चन भी छाट लोगे, ठीक है ना। तो प्रीएम्बल आपने देखे, अगर देखा जाए तो आपने यूएस से लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट अगर देखा जाए तो आप कहेंगे, तो हमने आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है ना, आर्टिकल 61 से 61 में, तो हमने इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जो लिया है वो हमने यूएस से लिया है। रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस हमने यूएस से लिया है। तो इतनी बातें रही यूएस से, एक बार देख लीजिएगा तो आपको याद आ जाएगा। चलते हैं यूके। अब आप देखेंगे यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे हमने क्या क्या लिया है, उससे हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। अब देखिए यहाँ पर होता है एक हेड ऑफ द स्टेट, ठीक, पॉलिटिकल साइंस स्टेट मतलब कंट्री होता है, ठीक है ना, और एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक। तो अगर हेड ऑफ द स्टेट अगर बात करें और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है, एनी आइडिया? हेड ऑफ द स्टेट यहाँ रहेगा आपका प्रेसिडेंट, ठीक है ना, प्रेसिडेंट रहेंगे हमारे हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। अगर बात करेंगे तो यूके के, क्योंकि हमने यूके से लिए है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, किंग और क्वीन, किंग एंड क्वीन, उनके पास, हमको ऐसा मालूम है हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के पास असली पावर नहीं होती। ठीक वैसे ही यूके से हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो वहाँ पर 2 हेड होते हैं, एक दिखावे का जो प्रेसिडेंट हमारे यहाँ है, और किंग और क्वीन वहाँ होते हैं। वैसे फिर दूसरा देखेंगे हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होते हैं वो उनके पास रियल पावर होती है और वो पीएम कहलाते हैं, ठीक है ना। तो अगर अगला देखा जाए तो आप देखेंगे कि रूल ऑफ लॉ है, ठीक है ना, सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ, ठीक है ना। ये अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है जब से आर्टिकल 370 आ गया जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है ना, सॉरी कश्मीर के लिए। तो आप देखेंगे क्या कहते हैं कि ये सिंगल सिटीजनशिप अब हट गई है, ओह सॉरी, देखिए सॉरी, सिंगल सिटीजनशिप अब हो गई है, ठीक है ना, सॉरी मैं कुछ उल्टा बोल गया। तो देखिए जब से आर्टिकल 370 आया है तो सिंगल सिटीजनशिप हमारे यहाँ पूरे क्या कहते हैं इंडिया हो गई है। पहले कश्मीर इसका एक्सेप्शन था, कहते हैं कि वहाँ पर आपको JNK हमारे कहते हैं एक्सेप्शन था, वहाँ पर क्या कहते हैं आपको डुअल सिटीजन मिलती थी, जम्मू कश्मीर की भी एक इंडिया की, तो अब वो हट गया, अब सब इंडियन सिटीजन हो गए हैं, सिंगल सिटीजनशिप हो गया, ठीक है ना। तो यूके से लिया गया है। इक्वलिटी बिफोर लॉ अगर आप देखेंगे तो वो आर्टिकल 14 मैंने बताया यूके से लिया गया है। ऑफिस ऑफ कैग भी यूके से लिया गया है। और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो पार्लियामेंटेरियन को प्रिविलेजेस मिलती हैं एज एन MP, ठीक है, और क्या कहते हैं एज एन MLA, तो उसकी बात की गई है। और इलेक्टोरल सिस्टम जो हम इलेक्शन करते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड जो हम करते हैं वो हमने यूके से लिया है, ठीक है। और कुछ भी मिल सकता है आपको, ऐसी बात नहीं जितना मैं लिखवा रहा हूँ वही हो, क्या होता है कुछ छूट भी जाती है चीज़ें। मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादातर इंक्लूड कर सकूँ, ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो, कहीं और न जाना पड़े।
तो ये आप पढ़ते रहेंगे पेपर में, जब भी कहीं सिंगल सिटीजनशिप की बात आएगी तो आप बोलोगे हाँ यूके कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिया है, अब तो पूरे इंडिया में वो लागू भी हो चुका है, ठीक है ना। अब वो एक्सेप्शन जो था जे वो हट चुका है। तो अब अगर हम लोग देखते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश मतलब आयरलैंड से, तो हम लोग मेन जो आता है वो पार्ट 4 की बात करते हैं हम लोग। जो पार्ट 4 की हम लोग जो बात करते हैं वो आपका है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है ना। और जो मेथड्स ऑफ इलेक्शन है ऑफ द प्रेसिडेंट है कि भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है यहाँ पर, तो वो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो आप देखेंगे वो आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं राज्यसभा में, अपर हाउस में मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं, ठीक है ना, 12, जो कि अपने अपने फील्ड के 12 ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही एक्सेल की होते हैं, साइंस, आर्ट, स्पोर्ट्स, हर जगह से। जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर थे, रेखा मैम जी थी, तो इनको कहते हैं कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, जो कि इलेक्शन लड़के नहीं आते हैं, तो वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है ना। चलते हैं आगे, जर्मनी, ये इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए, इसको वीमर कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी। और इसमें लिखा है कि इमरजेंसी पावर्स जो होती हैं वो सेंटर में ही निहित, वेस्टेड मतलब निहित होनी चाहिए। तो सही बात है, स्टेट के पास देखिए, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास तो कोई इमरजेंसी पावर होती है, जितनी इमरजेंसी पावर्स होती हैं 352, 356, 360, वो सब कौन लगाता है, वो सब लगाता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, सेंटर से आती है। और एक जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, आप देखेंगे अभी आपने पढ़ा कि इमरजेंसी प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1985, लेकिन यहाँ पर तो अंतर है कि सस्पेंशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अब कुछ जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो कुछ फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड कर दिए जाएंगे। ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है आपके जर्मनी से। तो ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, यही क्वेश्चन बन जाते हैं कि अब वो लिख के दे देगा कि इमरजेंसी प्रोविजंस, आप लगा के आ जाओगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1985, लेकिन आंसर होगा सॉरी, हाँ आपको जर्मनी दे देगा, आप जर्मनी लगा चलाओगे, लेकिन आंसर होगा आपका क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1995। अब सेम ही होगा, सस्पेंशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, तो आप लगा के चले जाओगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1995। तो नहीं जर्मनी चाहिए, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सस्पेंड जो होते हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार आपके सस्पेंड कर दिए जाते हैं जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, ठीक है ना। चलते हैं आगे, जब लोग पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कौन कौन से वो फंडामेंटल राइट्स हैं। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल अंडर आर्टिकल 368, और जब मेजॉरिटीज होती हैं उसके तहत हम अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो साउथ अफ्रीका से लिया है। और इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट के जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन हम लोग साउथ अफ्रीका से लिए हैं। चलते हैं आगे, यूएसएसआर, ठीक है ना, रशिया, क्योंकि अब जब यूएसएसआर तो बहुत बड़ी कंट्री थी, मतलब कंट्रीज का ग्रुप था, लेकिन जब वो टूटा 1991 में, तो आप देखेंगे कि रशिया उसमें मेजर पार्ट था, तो हम लोग यूएसएसआर को रशिया ही आज का मानते हैं, ठीक है ना। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आप देखेंगे पार्ट 4A में 42nd अमेंडमेंट एक्ट इसको जोड़ा गया, सन सिंह कमेटी थी उसके कहने पे जोड़ा गया। 10 ड्यूटीज थी पहले, अब 11 हो गई हैं। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से आपकी 50A1K में आप कहते हैं कि 11th ड्यूटी मिल जाएगी, फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है वहां से। और आप देखेंगे कि आइडिया ऑफ जस्टिस जो है वो लिया गया है यूएसएसआर से, ठीक है, रशिया से। चलते हैं आगे, आप सुन लीजिए कनाडा देखिए, फेडरलिज्म हमने बता दिया आपको कि एक होती है लेवल सरकार, होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, सेंटर स्टेट। अब शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, और तीनों में स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, तीनों में आप देखेंगे तो सबकी पावर बटी हुई है, सबको डिस्क्राइब कर दिया कि कब कैसे कौन यूज करेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, हमने वहाँ पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1985 में फेडरलिज्म, हम लोग यहाँ देखते हैं फेडरलिज्म के बारे में। तो फेडरलिज्म तो है, लेकिन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लिखने का क्या मतलब था, तो हम लोग इसको समझेंगे। जब पार्टीशन हुआ तो हमने देखा कि स्टेट काफ़ी जो इंडिया के हो सकते थे वो बढ़ गए, पाकिस्तान में चले गए, और काफ़ी यूएन क्राइम मचा, काफ़ी लोग डिस्प्लेस हुए, काफ़ी लोग किलिंग हो गई, और अच्छा नहीं था पार्टीशन इंडिया का, ठीक है। तो ऐसा ना हो और स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर ना हो, इन सेंस ऑफ कि ऐसी नहीं कि पावर नहीं है, पावर दिया उन्होंने, पावर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है भाई, सेंटर भी चाह के भी उनकी पावर्स पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक वो कंडीशन ना आए, ठीक, स्टेट गवर्नमेंट की। लेकिन जस्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी, पीस और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फेडरलिज्म में स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात कही गई सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि ऐसा पार्टीशन जैसा हाल इंडिया को फिर ना देखना पड़े, या कोई क्या कहते हैं कि ऐसे हालात ना देखने पड़े जहां पर राज्यों का बंटवारा हो जाए या सेंटर को दिक्कत आए कंट्रोल करने में। तो इसलिए सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है कंपेयर टू स्टेट, ठीक है। तो अब इसी में देखते हैं, कहते हैं जब इमरजेंसी लगती है तो इंडिया पूरी तरह से यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात थी। तो हम लोग बात करते थे रेसिड्यूरी पावर्स की, भाई जो अब 3 लिस्ट थी शेड्यूल 7 में, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है ना, जो हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो अगर देखेंगे तो अगर
ये 3 में कोई सब्जेक्ट नहीं आता है, कोई नया सब्जेक्ट आ गया तो वो रेसिड्यूरी में आ जाएगा और वो सेंटर के पास रहेगा। ठीक, आगे सेंटर अपॉइंट्स दी गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब हमने पढ़ा था वहां पर ऑफिस ऑफ गवर्नर, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1985 से लिया गया है, लेकिन सेंटर गवर्नमेंट प्रेसिडेंट जब अपॉइंट करता है या पीएम के कहने पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर्स को स्टेट में, ये हमने लिया गया है कनाडा से। ठीक है ना, तो चलते हैं आगे। ऑस्ट्रेलिया से हमें लिया गया है, मैं बताया शेड्यूल 7, शेड्यूल पढ़ा देंगे आपको। 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। आपकी यूनियन लिस्ट को बोलते हैं सेंटर लिस्ट को, ये कॉन्करेंट लिस्ट हमने लिया है आपका ऑस्ट्रेलिया से। अगला लिया है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, लिया है ऑस्ट्रेलिया से। भाई ट्रेड एंड कॉमर्स फ्रीडम होनी चाहिए, ये भी अधिकार है डेमोक्रेसी में। ठीक है ना, और जॉइंट सिटिंग होती है जब दोनों हाउसेस की पार्लियामेंट के दोनों हाउसों की जब जॉइंट सिटिंग होगी, तो हमने ये भी लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है ना, चलते हैं आगे। फ्रांस से हमने क्या लिया है, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, रिपब्लिक। ठीक, 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, बोनापार्टे, लुइस बोनापार्टे, सॉरी नेपोलियन बोनापार्टे। ठीक है, हम सब इससे इंस्पायर थे, हमारे नेशनल लीडर्स भी इससे इंस्पायर थे काफ़ी, उनको ताकत मिली तभी वो रिवोल्ट कर सके अगेंस्ट इंग्लिश। ठीक है ना, तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी वहाँ का वो मोटो था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, नेपोलियन बोनापार्टे थे 1789। ठीक है ना, चलते हैं आगे। जापान में अगर देखेंगे तो हमने लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आर्टिकल 21 में है, आपके आर्टिकल 21 में है प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश बाय लॉ, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने शायद दिया है आपके यूएसए से। ठीक है ना, तो ये रहा आपके लिए सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, एक बार देख लीजिएगा, आपको याद नहीं होगा, जब ऐसे कभी पढ़िएगा प्रोसीजर ऑफ एस्टैब्लिश बाय लॉ, जापान से आना चाहिए, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी तो वह फ्रांस याद आना चाहिए, ट्रेड एंड कॉमर्स, कॉन्करेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया याद आना चाहिए, फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कनाडा याद आना चाहिए तुरंत। ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज आपको ये साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट्स दिए हैं, जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, आईएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देखिए यूके, यूएसए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थोड़ा बहुत आयरलैंड वाला है और जर्मनी, और बाकी सब अगर आप ध्यान रखेंगे तो इतना टफ टॉपिक वाला है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ सही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आपको कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।